हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कारक। ठीक है, मैं आपको कारक समझाने जा रही हूँ कि कारक होता क्या है। तो कारक की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो क्या है इसकी परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध क्या कहलाता है, वह संबंध ही कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, अब ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं, कारक। ठीक है, कहने का अर्थ है शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से उसका संबंध जो प्रकट होता है तो वह संबंध ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिभाषा आती है, हमने कारक पढ़ा। अब हम बात करते हैं विभक्ति चिन्ह की, जिनको आप प्रसर्ग भी बोलते हो उनको हम विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, प्रसर्ग। प्रसर्ग क्या होता है और विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी थोड़े से उदाहरण कर, प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका कर लेते हैं उदाहरण। जैसे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है, मम्मी ने चाकू से फल काटे, या फिर रीना ने चाकू से फल काटे। तो मतलब रीना ने किसके साथ कार्य किया, यहाँ पर चाकू के साथ। ठीक है, रीना ने, तो यहाँ पे ने जो शब्द है वो किसका संबंध, रीना का संबंध जोड़ रहा है किसके साथ, चाकू से। ठीक है, चाकू से। तो यहाँ पर ने और से जो है ये क्या है, हमारे कारक चिन्ह। ठीक है, दूसरा है बंदर पेड़ की डाल पर जा बैठा। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, बंदर पेड़ की डाल पर जा बैठा। तो मतलब यहाँ पर बंदर का संबंध किसके साथ बताया गया, पेड़ के साथ। तो वो कहाँ पर बैठा, पेड़ की शाखा के ऊपर या फिर पेड़ की डाल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इन वाक्यों में जैसे हमारा चाकू, बंदर, फल, पेड़ जो है ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, इनके साथ ने, को, से, की, यहाँ पर जो शब्द आए ये सभी शब्द जो होते हैं वो क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ क्या कर रहे हैं, संबंध जो है वो स्थापित कर रहे हैं तथा उसको क्या कर रहे हैं, वो अर्थपूर्ण बना रहे हैं। ये कारक वह विकरणिक कड़ी होती है जिसके द्वारा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से वाक्यों की का क्रिया का संबंध जो है वो जुड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग की, कि विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं। इनको हम प्रसर्ग भी बोलते हैं और कारक चिन्ह भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, इनको विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, प्रसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो कारक चिन्ह होते हैं इनका वाक्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारक चिन्हों का वाक्यों में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो कारक चिन्ह होता है इनका वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है स्थान होता है। इसके बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन होते हैं। इसके बिना वाक्य अधूरे होते हैं व अर्थहीन होते हैं। ठीक है, तो जो कारक चिन्ह होते हैं इनको विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, इनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कारक की परिभाषा। इसके साथ मैंने आपको प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह की परिभाषा भी करवा दी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कारक की परिभाषा क्या होती है कि एक शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हुआ वह संबंध ही क्या कहलाता है, कारक जो है वो कहलाता है। तो विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्हों का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इसके बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्हों को ही विभक्ति चिन्ह कहा जाता है या फिर प्रसर्ग जो है वो कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कारक के भेदों की। तो कारक के कितने भेद बताए गए हैं, 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन भेदों को कैसे करते हैं, एक क्रम के माध्यम से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनकी पहचान कैसी होती है, कौन सा कारक है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कारक का नाम, यहाँ पर कौन सा कारक आएगा। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हम करेंगे इसकी पहचान जो है कैसे होती है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कारक आता है वो आता है कर्ता। कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह जो प्रसर्ग है वो क्या है, ने। इसका जो चिन्ह है इसकी पहचान क्या है, जिसमें ने आएगा वहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता। तो इसकी पहचान है किसने, कौन। और हम बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा कारक हमारा आता है कर्म। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, को। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है, क्या, किसको, कहाँ। तो इसका जो प्रयोग है हम कैसे करेंगे, दिनेश पेड़ को काट रहा है। दिनेश पेड़ को काट रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करण कारक की। तीसरा जो हमारा कारक आता है वो कौन सा है, करण। तो इसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। तो इसका जो पहचान है वो आएगी किससे, किसके द्वारा, किसके द्वारा। जैसे यहाँ पर क्या आएगा,
मोना कलम से लिख रही है। मीना कलम से लिख रही है। मीना किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। ठीक है, तो इसको आपको जब लर्न करना होगा, आपको कैसे करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे ही आपको इसको लर्न करना। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कारक क्या होता है। इसकी पहचान है के लिए या फिर को, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए को। ठीक है, तो इसका आप किसके लिए, मतलब इसके जो है किसके लिए या फिर किसको, किसके लिए या फिर किसको, तो आप लिख सकते हो राधिका गुड़िया से चाचा जी ने रोहन के लिए मोबाइल लाया। ठीक है, जब मैंने बहन के लिए घड़ी लाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक की, इससे इसका होता है से अलग होना। ठीक है, तो कहाँ से, जो फिर किससे कहाँ से, तो इसमें आएगा कल टीना कहाँ से गिरी, साइकिल से, साइकिल से गिर गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। हम बात करते हैं संबंध की। कौन सा कारक हमारा संबंध कारक, इसका क्या होता है, का के की रा रे रे। संबंध का क्या होता है, का के की रा रे रे, रा रे रे। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम, कमल का भाई को, कमल का भाई कौन है, राकेश है। कमल का भाई राकेश है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक क्या होता है, इसमें आता है में पर, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है क्या, में और पर। तो इसमें वाक्यों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, मेज पर, मेज पर पानी का जग रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं संबोधन कारक की। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है हे अरे। हे अरे जो है इसका विभक्ति चिन्ह है। तो इसका जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे, आप कैसे करो, हे प्रभु मेरी रक्षा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो ये थे कारक के भेद, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया, बट मैं अब आप इसको विस्तार से बताऊंगी। कारक के जो भेद होते हैं मैं इनको आपको विस्तार से समझाऊंगी। ओके, अब हम सबसे पहले करेंगे बात कर्ता कारक की। कर्ता कारक कैसे होते हैं, तो अब मैं आपको कारक का जो पहला भेद है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पहला भेद है हमारा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो होते हैं, इसकी सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा की क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का ज्ञान कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का ज्ञान कराता है, जो क्रिया
करने वाले का ज्ञान कराता है वह कर्ता कारक कहलाता है। वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। इसका चिन्ह ने होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है, राजीव ने गाना गाया, तो इसका चिन्ह क्या आया? ने। दूसरा है, मोहिनी ने निबंध लिखा, या फिर रीना ने निबंध लिखा, तो उसका विभक्ति चिन्ह आ गया। मोना ने पुस्तक पढ़ी। तीसरा उदाहरण हमारे पास है, मीना ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो संज्ञेय सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का ज्ञान कराता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जहाँ पर यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? राजीव। ठीक है, यहाँ पर पता चला कि राजीव क्या कर रहा है? राजीव गाना गा रहा है, रीना निबंध लिख रही है, मीना जो है वो पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक क्या होता है? तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक। तो आप कैसे लिखोगे? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, चाचा ने गाय को नहलाया। ठीक है, चाचा ने गाय को नहलाया। मोना ने कलम को खरीदा। मोना ने कलम को खरीदा। तो यहाँ पर मतलब क्रिया का प्रभाव जो है वस्तु पर पड़ रहा है। अब जहाँ पर मोना क्रिया क्या है? किसने क्या किया? कलम को खरीदा। खरीदा उसने। ठीक है, खरीदना क्या है? इसकी क्रिया है। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? क्रिया। चाचा ने गाय को नहलाया। यहाँ पर नहलाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कौन सी वस्तु के ऊपर पड़ा? गाय का प्रभाव किस क्रिया के ऊपर पड़ा? नहलाया। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अब हम इसके बाद बात करते हैं करण कारक की, कि करण कारक जो है वो क्या होता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं करण कारक की। करण कारक क्या होता है? तो इसका है कि कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो इसके विभक्ति चिन्ह, इसके विभक्ति चिन्ह से द्वारा तथा के साथ है, द्वारा तथा के साथ है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, ध्रुव ने पेन से निबंध लिखा। ध्रुव ने पेन से निबंध लिखा। तो ध्रुव ने किसकी सहायता से कार्य किया? पेन की सहायता से। दूसरा उदाहरण है, रमित रेल द्वारा दिल्ली गया। रमित रेल द्वारा दिल्ली गया। तो यहाँ पर रमित जो है वो किसकी सहायता से दिल्ली गया? रेल की सहायता से। तीसरा है, राधिका गुड़िया से खेल रही है। या फिर आप सिंपल ऐसे लिख दो, रीना मीना से खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रीना जो है वो यहाँ पर किसकी सहायता से खेल रही है? रीना और मीना दोनों क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। तो ये हो गया हमारा करण कारक, मतलब कर्ता जिसकी सहायता से कोई काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? करण कारक। तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं? से, द्वारा तथा के साथ है। जैसे ध्रुव ने पेन से निबंध लिखा, रमित रेल द्वारा दिल्ली गया, रीना मीना से खेल रही है। तो ये हो गया हमारा करण कारक। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कारक जो होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक क्या होते हैं? कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह के लिए तथा को है। इसके चिन्ह कौन कौन से हैं? इसके चिन्ह के लिए तथा को है। ठीक है, जैसे उदाहरण है हमारे पास, मैं अपनी बेटी के लिए उपहार लाई।
मैं अपनी बेटी के लिए उपहार लाई। ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई? उपहार लाई। उसके बाद अमीर लोगों ने गरीबों को दान दिया। दूसरा है अमीर लोगों ने गरीबों को दान दिया। उसके बाद हमारा आता है अमन ने भिखारी को भोजन दिया। अमन ने भिखारी को भोजन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। मतलब यहाँ पर कुछ दिया जाता है या फिर किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे हम बोलते हैं संप्रदान कारक। तो जैसे यहाँ पर हम बेटी के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए उपहार लाई। यहाँ पर कार्य किसके लिए किया? अपनी बेटी के लिए। अमीर लोगों ने गरीबों को दान दिया। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? दान दिया जा रहा है गरीबों को। अमन ने भिखारी को भोजन दिया। यहाँ पर अमन जो है वो क्या कर रहा है? भिखारी की सहायता कर रहा है, भिखारी को भोजन दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। तो अब हम बात करेंगे अपादान कारक की। कि अपादान कारक क्या होता है? कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का बोध होता है उसे हम बोलते हैं अपादान कारक। तो अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का अलग होने के भाव का बोध हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह से है। और जो अपादान कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। जैसे हमारे पास उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर पत्ते जो हैं वो कहाँ से अलग हो रहे हैं? पेड़ से। ठीक है, झरने से पानी निकलता है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, झरने से पानी निकलता है। तो यहाँ पर पानी जो है वो कहाँ से अलग हो रहा है? झरने से। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, बच्चा सांप से डर गया। बच्चा सांप से डर गया। बच्चा किससे डरा? सांप से। तो ये है हमारा अपादान कारक। मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का पता चलता है, अलग होने के भाव का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है से। जैसे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण कराया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? पेड़ से। ठीक है, झरने से पानी निकल रहा है, पानी कहाँ से निकल रहा है? झरने से। बच्चा सांप से डर गया, बच्चा किससे डर रहा है? सांप से। तो ये हो गया हमारा अपादान कारक।
अब हम बात करते हैं संबंध कारक की कि संबंध कारक क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं संबंध कारक कि संबंध कारक क्या होता है। तो संबंध कारक क्या होता है कि जिन शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से संबंध प्रकट होता है उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। तो जिन शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से संबंध प्रकट हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। जैसे यह सोनिया की पुस्तक है। यह सोनिया की पुस्तक है। यहाँ पर पुस्तक का संबंध किसके साथ बताया, सोनिया के साथ। ठीक है। दूसरा है ये अपूर्व के खिलौने हैं। ये अपूर्व के खिलौने हैं। ये खिलौने किसके हैं, अपूर्व के। हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। तो यहाँ पर जो हमारे है वो क्या है, संबंध कारक है। तो संबंध कारक क्या होता है, जिन शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का संबंध प्रकट होता है उन्हें हम बोलते हैं संबंध कारक। इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, यह सोनिया की पुस्तक है, यह अपूर्व के खिलौने हैं, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। तो यहाँ पर जो हमारे है ये भी क्या है, संबंध कारक है। सोनिया की और अपूर्व की यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है, सारे संबंध कारक। तो इसके साथ हम अब बात करेंगे अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। ये अधिकरण कारक क्या होता है, तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है, तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है, आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते
हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है, अलमारी में पुस्तकें रखी हैं। अलमारी में पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अलमारी में क्या रखी है, पुस्तकें। दूसरा है गिलास मेज पर रखा है। गिलास मेज पर रखा है। तो यहाँ पर क्या आया, अधिकरण कारक। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या आता है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, कपड़े कहाँ पर सूख रहे हैं, छत के ऊपर। तो अधिकरण कारक क्या होता है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे हम बोलते हैं अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। जैसे हमारे पास उदाहरण, अलमारी में पुस्तकें रखी हैं, गिलास मेज पर रखा है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया का आधार क्या है, और इसके विभक्ति चिन्ह में और पर जो है इन वाक्यों में आ गए। तो इसी कारण यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। तो अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की, कि संबोधन कारक क्या होता है। तो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे, हो, हरे, आदि। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की। तो संबोधन कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या संबोधित करने के लिए किया जाता है, संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है, आरोहण, उधर मत जाओ। दूसरा उदाहरण है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तीसरा उदाहरण है, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर इन्हें
सद्बुद्धि दो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक। मतलब यहाँ पर अरे रोहन इधर मत आओ, यहाँ पर हम किसी को बुला रहे हैं कि यहाँ पर मत जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हम भगवान को, प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। तो यहाँ पर भी हम क्या करें? ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनको अच्छी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तो ये हो गया हमारा संबोधन कारक। मतलब इसका वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। तो अब मैंने आपको कारक वाला जो विषय था वो मैंने आपको समझा दिया। कारक की मैंने आपको परिभाषा समझाई, उपसर्ग और विभक्ति चिन्ह की परिभाषा समझाई। उसके बाद मैंने आपको कारक के भेद जो थे, इसके 8 भेद जो हैं वो भी समझा दिए।